नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। आदिवासी मूलवासी की बात और साजिश का आरोप। 5 महीने बाद हेमंत सोरेन जब जेल से निकले तो अंदाज बदला दिखा। देश भर में नेता, समाजसेवी, पत्रकार और लेखकों की गिरफ्तारी का मुद्दा उठाकर बड़ा इशारा कर दिया। कोर्ट से जमानत मिली है, फैसला बाकी है, लेकिन समर्थकों को संदेश जरूर दे दिया। विधानसभा चुनाव से पहले मिली जमानत हेमंत सोरेन और जेएमएम के लिए कितनी राहत और इससे कितनी बदलेगी सियासत, इस पर सवाल तो पूछेंगे, पर पहले देखिए हेमंत सोरेन ने क्या कहा। 5 महीने बाद जेल से बाहर हेमंत सोरेन। इन 5 महीनों का जो वक्त था, मुझे लगता है इस राज्य के लिए, हमारे झारखंडी भाइयों के लिए, यहाँ के मूलवासी आदिवासियों के लिए बहुत ही चिंतनीय महीने रहे हैं। बेल मिलते ही हुई साजिश की बात। हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रचा गया है। अभी कानून के जो आदेश हैं वो आपके सामने आपको देखने को मिलेगा। हेमंत सोरेन को जमानत, कितनी बदलेगी सियासत, सवाल तो पूछेंगे। चलिए, तो सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दे। बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए राहुल देव जी जुड़े हुए हैं और साथ ही अरुण कुमार जी जुड़े हुए हैं आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए, और जेएमएम की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए अरुण वर्मा जी जुड़ेंगे। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो राहुल देव जी, हमने सुना किस तरह से हेमंत सोरेन हमलावर दिखे, इशारों इशारों में कई बातें कह गए, खुलकर तो आरोप नहीं लगाया, लेकिन निशाना बीजेपी पर ही था। देखिए, ये जहाँ तक मामला है, हाईकोर्ट का फैसला आया है तो भाई हम लोग सम्मान करते हैं हाईकोर्ट का। चलिए, इस पे कहीं से कोई सवाल नहीं है हम लोगों का। हाईकोर्ट का अगर फैसला आया है तो सर्वसम्मति से भाई चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर जमानत पे बाहर आए हैं, कोई दिक्कत, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पे ये जो निशाना साध रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इनको जेल भेजा, भारतीय जनता पार्टी ने इनको क्या कर दिया, ईडी को लगा दिया, सीबीआई को लगा दिया, ये कहना हमारे हिसाब से भाई कहीं से उचित नहीं है। ये तो आप लोग लाए हैं ना, ये तो कांग्रेस पार्टी का ये आज ही से थोड़े चल रहा है। अरे आपके पिताजी को जेल किसने भेजा भाई? आपके पिताजी को जेल किसने भेजा? भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ी भेजा था। आपके जब पिताजी जेल गए उस समय तो कांग्रेस की सरकार थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी की थोड़ी सरकार थी। एक सवाल बताइए ना, किसने भेजा? बाकी इनसे पूछे, फिर बाकी हम चर्चा करते हैं आगे। पहले इसका जवाब दे दे। चलिए, जवाब लेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे अरुण जी, अरुण कुमार जी, तेजस्वी यादव ने भी एक बड़ा लंबा चौड़ा सोशल मीडिया पोस्ट किया है, किस तरह से विरोधी खेमे को प्रताड़ित किया जा रहा है, षड्यंत्र उनके विरुद्ध रचा जा रहा है, इसका भी जिक्र किया और हेमंत सोरेन को बधाई दी। क्या वाकई इस तरह का कुछ है या फिर सिर्फ ऐसी एक तस्वीर विपक्षी खेमा प्रस्तुत करना चाह रहा है, जिसको लेकर एनडीए खेमा कहता रहा है कि ये भ्रष्टाचारियों का अलायंस है, आईएनडीआई अलायंस नहीं है? देखिए दीपक जी, ये कहने की अब जरूरत नहीं रह गई है। पूरा देश जानता है और देश की जो न्याय प्रिय जनता है वो भी जानती है कि किस तरीके से पिछले 10 वर्षों में एजेंसियों का दुरुपयोग कर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की मोदी सरकार ने विपक्षियों को सताने का काम किया। एक सोची समझी साजिश के तहत किस तरीके से विरोधियों को जेल में बंद करने का काम किया। आज वहीं आप दिखा रहे हैं जिस पर डिबेट, आज जिस सवाल पर बैठे हैं डिबेट करने के लिए, बहुत खुशी की बात है। और हम आपके चैनल के माध्यम से वहाँ के मिट्टी के लाल मूल आदिवासी के नेता और झारखंड के चहेते पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को आज कोर्ट ने बेल देने का काम किया है। इसके लिए उनको भी बधाई और देश के न्यायपालिकाओं के प्रति भी आभार। लेकिन जो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक तानाशाह
का रूप अख्तियार करते हुए पूरे देश में दीपक जी, ऐसा नहीं झारखंड का ही मामला नहीं है, जो भी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जन सरोकार के सवालों को लेकर आवाज बुलंद करने का काम किया, उनकी आवाज को नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सरकारी एजेंसियों के द्वारा बंद करने का काम किया। चाहे दिल्ली का देख लीजिए, वहां का भी मुख्यमंत्री को जेल में बंद करने का काम किया, चाहे किसी भी कोने में, चाहे राहुल जी से जुड़ा मामला हो, चाहे हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी से जुड़ा मामला हो। स्पष्ट है ईडी सीबीआई का जिस तरीके से दुरुपयोग किया है, कहने की जरूरत नहीं। अगर देखेंगे 10 साल के दौरान 126 से अधिक नेताओं पर कार्रवाई हुई, उसमें से अधिकतर 95% जो है राजनीतिक पार्टी विरोधियों पर उन्होंने विरोधियों पर फंसाने का काम किया है, विरोधियों को फंसाने का काम किया है। ये जगजाहिर है। अरुण जी, जगजाहिर है। राहुल देव जी भी यही सवाल पूछ रहे हैं ना कि जब भी किसी विरोधी खेमे के नेता पर कोई केस हुआ है तो बीजेपी न राज्य में सरकार में थी न केंद्र में सरकार में थी, और आप दोषारोपण कर रहे हैं कि वो एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। आज जिसके साथ हैं केस वही लोगों ने किया और दोषारोपण बीजेपी पर, ये राहुल देव जी कह रहे हैं। दीपक जी, आप देखिए ना 10 साल के दौरान ईडी ने जितने भी मामले दर्ज किए हैं और उनका कन्विक्शन रेट देख लीजिए, स्पष्ट सामने है। पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने विरोधियों को तंग और तबाह करने के लिए सारे हथकंडे अपनाने का काम किया, लोकतंत्र को लहूलुहान करने का काम किया, संविधान को अंगूठा दिखाने का काम किया। आपने देखा कि देश की जनता ने सबक सिखाने का काम किया, नरेंद्र मोदी जी के तानाशाही को नकारने का काम किया। 303 सीट जो जीत कर गई थी भारतीय जनता पार्टी, आपने देखा 2024 के लोकसभा चुनाव में 240 पे लाके खड़ा करने का काम किया। वहीं 100 सीट 1000 मार्जिन वोट से जीता। चलिए, जनता का क्या मिजाज है वो पता चल रहा है। हम एक बार झारखंड मुक्ति मोर्चा का पक्ष रखने के लिए अरुण वर्मा जी जो जुड़े हुए हैं उनसे भी पूछ लेते हैं कि क्या वाकई जिस तरह से हेमंत सोरेन 5 महीनों तक सलाखों के पीछे रहे, उसके बावजूद एक चुनाव लोकसभा का हमने देखा, आगे विधानसभा का चुनाव आने वाला है, तो हेमंत सोरेन के अंदर होने या बाहर आने से कितना सियासी फर्क पड़ता है? अरुण जी। जोहार सर। देखिए, एक कहावत बहुत पुरानी है, सच्चाई छुप नहीं सकती है बनावट के वसूलों से, और खुशबू कभी आ नहीं सकती है कागज़ के फूलों से। तो ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं है। आज आप देख लीजिए कि देश के इतिहास में कभी सुना नहीं होगा किन्हीं उन्होंने कि सिविल केस में किसी को जेल में डाल दिया गया हो, वो भी उस जिस जमीन का खरीद बिक्री नहीं हो सकता है, जिस जमीन का मालिकाना हक किसी और के पास है, और जिनके पास मालिकाना हक है उन्होंने आज तक नहीं कहा कि हमारा जमीन को हेमंत सोरेन जी ने कब्जा कर लिया। उन्होंने आज तक एक आरोप नहीं लगाया कि उनसे उनका जमीन में किसी प्रकार का हम लोगों ने दखल दिया या छीनने या लूटने का किसी ने भी प्रयास किया। तो बीजेपी का प्रोपगंडा क्या है? दूसरे को बदनाम करो और अपना चेहरा चमकाओ। आप दिल्ली के मुख्यमंत्री का ही मामला देख लीजिए। अरुण जी, दिल्ली हम फिर चलेंगे, इस बातचीत में दिल्ली जाना जरूरी भी हो जाएगा, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि चलिए, बीजेपी ने तमाम षड्यंत्र किए, बीजेपी के नेताओं ने दस्तावेजों को लेकर, केंद्रीय एजेंसियों को लेकर हेमंत सोरेन के विरुद्ध षड्यंत्र रचा, लेकिन ये जो बार बार सुनवाई की अर्जी डाली जा रही थी, इसकी सुनवाई तो कोर्ट में हो रही थी ना। मतलब आप कोर्ट के निर्णयों पर सवाल उठा रहे हैं, और अब जबकि जमानत मिल गई है तो कह रहे हैं न्याय पर भरोसा था। कोर्ट के निर्णय पे हम लोगों ने कभी सवाल नहीं उठाया है। जो ईडी कार्य कर रही थी, केंद्रीय एजेंसियों का जिस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा था, उस पर हम लोग सवाल उठा रहे हैं। तो कोर्ट मोदी जी साक्ष्य सुनेगी ना। आप बता रहे हैं कोई कागजात ऐसे नहीं थे जो पता चले कि हेमंत सोरेन की इसमें संलिप्तता थी, फिर भी बार बार बेल पिटीशन खारिज हो रहा था। अब देखिए, पीएमएलए एक्ट में कुछ इस तरह के इन लोगों ने धारा नया लागू कर दिया है जो बेल मिलने में बहुत कठिनाई आती है।
तो वो तो अभी समीक्षा करने की चीज़ है। आप लोग भी उन्हें देखेंगे, हम लोग भी समझने का प्रयास कर रहे हैं जी। पर ये इनके प्रकरण जिनको मोदी जी खुद कहते थे 70,000 करोड़ का घोटाला अजीत पवार जी के बारे में, उस अजीत पवार को अभी उप मुख्यमंत्री लेके बना दिए ना। जिनको बीजेपी के लोग कहते थे भाग मुकुल भाग, ऐसा मुकुल भागे कि सीधे बीजेपी में आ गए, ईडी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। प्रफुल्ल पटेल के ऊपर, प्रफुल्ल पटेल जी के ऊपर जहाज घोटाला का आरोप लगा, उनके बाद इकबाल मिर्ची से भी उनका संबंध का आरोप लगा। आज क्या हुआ, 180 करोड़ का उनका जब्त संपत्ति रिलीज हो गई। क्यों? क्योंकि ईडी जाके न्यायालय में मोनी बाबा बन गई, पुख्ता तरीके से अपनी बातों को वहां पे नहीं रखा। तो आप हसन मुशर्रफ को देख लीजिए, नारायण राणे को देख लीजिए, झारखंड में ही देख लीजिए, एक हम लोग के भानु प्रताप शाही जी है, 130 करोड़ के दवा घोटाले का आरोपी है, 8 करोड़ का संपत्ति भी उनका जब्त है। पर बीजेपी में भी चले गए हैं तो गंगा जल बीजेपी वालों ने उनके ऊपर छिड़क दिया है, अभी वो राजा हरिश्चंद्र हो गए हैं। तो बीजेपी का प्रोपेगेंडा सिर्फ ये है कि दूसरों को बदनाम करो और बीजेपी का चेहरा चमकाओ। चुनाव के वक्त आप किन मामला में पकड़ के जेल भेज दिए। अभी दिल्ली के बारे में ही जैसे हम बता रहे थे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऊपर 100 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप लगा, पर 1 रुपया उनके पास से पकड़ में नहीं आई। पर जो कल्पित थे, मुख्य कल्पित शरद चंद्र रेड्डी, उन्होंने 60 करोड़ रुपया चंदा बीजेपी को दिया। तो भैया अरविंद केजरीवाल के पास से तो 1 रुपया नहीं आया, 60 करोड़ रुपया बीजेपी ने उनसे चंदा लिया। इसका प्रूफ इलेक्ट्रोल बॉन्ड का मार्फत लिया। तो क्या ईडी जेपी नड्डा जी को पकड़ कर जिनके जेल भेजेंगे कि आप 60 करोड़ रुपया कैसे चंदा दे दिए? पहले चंदा देने का भी नियम कानून था, उस नियम को भी 2017 में इन्होंने बदल दिया। पहले था कि अगर आप 3 साल तक आपका कंपनी मुनाफे में है तो 7.5% आप चंदा दे सकते हैं। अब आप किसी भी कंपनी से उठा के कितना भी चंदा ले लीजिए, नुकसान में है तो भी चंदा ले लीजिए। चलिए, तो ये चंदे का खेल है या फिर कुछ बड़ा ही खेल चल रहा है जिसको लेकर सियासी नफा नुकसान अपने फायदे से उस खेल को परिभाषित करते हुए देखा जा रहा है। सीधे मेहमानों का रुख करेंगे, राहुल देव जी से जान लेते हैं। राहुल जी, षड्यंत्र और सिर्फ षड्यंत्र, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग, विरोधियों को पस्त करने में और कुछ नहीं, बीजेपी का यही अस्त्र है। देखिए, सर बोल रहे थे कि षड्यंत्र रचता है भारतीय जनता पार्टी, और आपका साफ ये मानना है कि स्वतंत्र कार्य नहीं करने दिया जा रहा है। सरकारी एजेंसी है, आप यही बता रहे हैं ना कि ईडी और सीबीआई को स्वतंत्र कार्य नहीं करने दे रहा है भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की सरकार। तो सर जवाब नहीं दे पाइएगा सर, जान लीजिए। आपके झारखंड में अभी जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, इससे पहले 6 मुख्यमंत्री रहे, 6 में 3 आपके विपक्ष के रहे और 3 हमारे भारतीय जनता पार्टी के रहे। सर आपके 3 ऐसे मुख्यमंत्री, तीनों जेल जा चुके हैं, तीनों जेल जा चुके हैं। ये बेशक हेमंत सोरेन जी भारतीय जनता पार्टी एनडीए के सरकार में जेल गए हैं, ये ये जनवरी महीने में गए थे जेल, शायद 31 जनवरी को गए थे। हाँ। लेकिन एक बात जान लीजिए, इनके पिताजी आदरणीय शिबू सोरेन 2005 में 2006 में इन पे एक अदालत, दिल्ली की एक अदालत थी, वहां से आजीवन कारावास, निजी इनका सहायक था, उनके हत्या के मामले में इनको आजीवन कारावास सुना दिया। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, मधु कोरा जी आप ही के विपक्ष के कांग्रेस के साथ एलायंस में थे, वो जेल गए। उस समय किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। तो आपके तीनों मुख्यमंत्री जेल जा चुके हैं। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के अर्जुन मुंडा हो चाहे रघुवर दास हो, कोई भी 3 भारतीय जनता पार्टी के रहे, कोई भी कांग्रेस के सरकार में मुख्यमंत्री रहे, तीनों लोग बेदाग निकल गए। तीनों में से तीनों पे कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, तीनों बेदाग निकल गए कांग्रेस के सरकार में। अगर आप स्वतंत्र कार्य नहीं करने देते हैं तो हमारे मुख्यमंत्री कैसे चले गए? क्या करते भाई आप लोग? आपके तीनों मुख्यमंत्री जेल जा रहे हैं, ऐसे थोड़ी ही ना होता है। भारतीय जनता पार्टी ने तो मान के चलिए हेमंत सोरेन जी को जेल भेज दिया, केजरीवाल जी को जेल भेज दिया। तो केजरीवाल जी को, मुलायम सिंह यादव मायावती पे 2006 में क्यों हुआ था? वहां भी उनपे भी आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में उनपे भी केस दर्ज हुआ था। वो अलग बात है कि राजनीतिक फायदे के लिए मनमोहन सिंह जी को चाहिए था समर्थन भाई, तो वो केस वापस ले लिया गया। मायावती जी को भी झेलना पड़ा, सभी लोगों पे हुआ। उस समय तो हमारी सरकार नहीं थी ना। तो ये आप आरोप कैसे लगाते हैं सर? क्या किस बुनियाद पे लगाते हैं? देखिए, अरुण जी से जवाब ले लेते हैं। यहाँ हमारे साथ बैठे हुए हैं, आरजेडी भी यही आरोप लगाती रही है और लालू प्रसाद यादव भी इसी तरह के कुछ मामलों में सजाए। लालू यादव जी 96 में जेल कैसे गए? हमारी सरकार थी। बिल्कुल वही जवाब अरुण जी क्या देते हैं, जान लेते हैं। अरुण जी क्या कहेंगे? देखिए, अभी जो 10 साल के दौरान जिस तरह के इन लोगों का भ्रष्टाचार और या परिवारवाद का जो बार बार आरोप ये लोग लगाते रहते हैं, तो इन लोगों का अलग अलग
अपने अनुसार इनका परिभाषा ये लोग गढ़ लेते हैं। आप देखिए ना, भ्रष्टाचार सारे जिनको जिनको ये भ्रष्टाचारी कहते थे, पानी पी पी कर दिन रात कोसते थे, तो इनके साथ चले गए तो राजा हरिश्चंद्र हो गए। दर्जनों, आप देखिए ना, 10 साल के दौरान 24 से 25 ऐसे नेता हैं, लंबी फहरिस्त है, जिसका कि इनके साथ आने के बाद वो दूध के धुले हो गए, तो वॉशिंग मशीन है। कल हमारे नेता समझौता कर लें भारतीय जनता पार्टी से तो दूध के धुले हो जाएंगे। तो इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ एन कैन प्रकारन विपक्ष को तबाह करना है, विपक्ष को फंसाना है, विपक्ष को डिमोरलाइज करना है, प्रोपेगेंडा फैलाकर, झूठी अफवाह फैलाकर। अभी आप बिहार की ही बात तो देखिए ना, नरेंद्र मोदी जी 2015 के विधानसभा चुनाव में जब यहाँ प्रचार करने आए थे तो नीतीश कुमार जी के खिलाफ 33 घोटाला का सूची वो जारी करके बताते थे। सृजन घोटाला से लेकर, शौचालय घोटाला से लेकर, जनरल घोटाला से लेकर अनेकों घोटाला की बात करते थे, बांध घोटाला की बात करते थे। तो भाई इनके साथ हैं तो क्या जनता ये समझ रही है और जनता को क्या ये समझाने में कामयाब रह पा रहे हैं? एक बार रांची से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अरुण जी, भ्रष्टाचार पे हमला इन लोगों को नहीं करना है, विपक्षियों पर हमला करना है। आप केजरीवाल जी तो कांग्रेस को भ्रष्टाचारी विपक्षी ही हैं, केजरीवाल जी को साथ में बैठे हुए हैं। माना जा रहा है ना, विपक्ष खेमे में ही भ्रष्टाचारी हैं और आरोप लगाकर अपने साथ अगर ला रहे हैं और जो साथ नहीं आ रहे हैं उन पर कार्रवाई हो रही है। भ्रष्टाचार किस ओर है ये कम से कम दिख रहा है, आरोप भले हो। हम अरुण वर्मा जी से जान लेते हैं। अरुण जी, क्या जनता समझ रही है जो आपके द्वारा, आपकी पार्टी नेता के द्वारा बताया जा रहा है? क्या जनता ये नहीं समझ रही है कि क्या षड्यंत्र है और क्या सच्चाई है? देखिए, जनता सब समझती है, सब देखती है। अभी भाई हमारे आरोप लगा रहे थे शिबू सोरेन जी के बारे में। अरे भैया, कोर्ट ने उनको रिहा कर दिया, फिर भी ये आरोप लगा रहे हैं, आसमान में थूकने का प्रयास कर रहे हैं। मधु कोड़ा जी के बारे में बोल रहे थे, इनके ऊपर जिन मधु कोड़ा के ऊपर आरोप लगाते थे उनको और उनकी वाइफ को भी बीजेपी में इन्होंने ले लिया। शशि भूषण मेहता जी के ऊपर आरोप लगाते थे, बलात्कार का आरोपी है, अब देखिए, बीच में हम नहीं बोल रहे थे, सुन लीजिए सर, बीच में मत नहीं बोल रहे थे, अरुण जी शांत रहिए, बोलने दीजिए हमको। संजय सेठ, सुनिए, संजय सेठ छापा पड़ा, उसके बाद वो बीजेपी में चले गए। ईडी का छापा पड़ने के बाद समाजवादी पार्टी में थे, पहले उत्तर प्रदेश के हैं। अशोक चौहान, जिनके बारे में मोदी जी कहते थे कि इन्होंने विधवा शहीद सैनिकों को विधवा कभी नहीं छोड़ा, उनका जमीन को भी घोटाला कर दिया, वो भी अभी बीजेपी में है। सुजान चौधरी, रेड होती है, ईडी में चले जाते हैं। दिगंबर कामत, ईडी रेड करती है, फिर वो बीजेपी में चले जाते हैं। मुकुल राय, जिनके ऊपर ये लोग खुद आरोप लगा, बोलते थे भाग मुकुल भाग, वो भी बीजेपी में चले गए और ईडी का कार्रवाई बंद हो गया। अजीत पवार, चक्की पी सिंह, अरुण जी, इतने नाम गिनाने की आवश्यकता नहीं है, रास्ता खुला हुआ है सभी लोगों के लिए। राहुल जी, एक सेकंड, हम बस ये समझना चाह रहे हैं कि हेमंत सोरेन का अंदर जाना या बाहर आना, इससे झारखंड की सियासत पर कितना प्रभाव देखने को मिला, चाहे लोकसभा चुनाव में हो या फिर आने वाले विधानसभा चुनाव में, किस तरह का प्रभाव देखने को मिलेगा जिससे ये माना जाए कि जनता वो बातें समझ रही है जो सियासत में हो रही है? अरुण जी, देखिए सर, जिस जमीन का खरीद बिक्री ही नहीं हो सकता, भूइंहरी जमीन है, पहले समझ लीजिए बात को। सिविल जमीन, आज तक सुने कि सिविल जमीन में किसी को भी, छोड़ दीजिए हेमंत जी का बात, सिविल जमीन का मामला में किसी को भी आज तक पकड़ के जेल भेजा गया है? तो आप बताइए, उदाहरण दीजिए। जिस जमीन का खरीद बिक्री नहीं हो सकता, बार बार कह रहे हैं, और जिस जमीन का मालिकाना हक किसी और के पास है, उनके मालिक ने आज तक आरोप नहीं लगाया कि हमारे जमीन को हेमंत सोरेन जी ने कब्जा कर लिया। ये लोग चुनाव के समय दूसरे को बदनाम करने के लिए किसी बहाने से केस करते हैं, जेल भेजवाते हैं और खुद राजा हरिश्चंद्र बनने का ढोंग रचते हैं। बोल तो रहे कि अभी गिनवाने लगेंगे तो गिन नहीं पाएंगे, इतने लोग, इतने भ्रष्टाचारी इन लोगों ने अपने पास रख लिया है। जनता ने इसका फैसला किया और सीटें जो बढ़ी है ज्यादा है, अरुण जी, उससे असर पड़ा। तीसरी बार मोदी सरकार बन गई। बिहार में ही देख लीजिए, एक हफ्ता में 4 पुल गिर गई। ये भ्रष्टाचार थोड़े ना है, ये विकास है। एक हफ्ता में 4 पुल का बह जाना बिहार में, ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता ही रहेगा, लेकिन
राम इस मंदिर- तरह के मंदिर आरोपों को जनता जो मंदिर है वहां का कितना पानी- पानी आधारहीन टपक रहा मानती है या राम जनता भक्त सेतु कितना बनाए, वो इन सेतु पानी आरोपों में पर डुबा के खत्म भरोसा समाप्त हो करती गया। है, ये बड़ी दिलचस्प स्थिति है और इसका पता चुनावी परिणाम से चलता है। राहुल जी, आरोप कई लगे, लेकिन फिर भी जिन पार्टी के नेताओं पर आरोप लगे हैं उन पार्टी नेताओं की सीटें लोकसभा चुनाव में बढ़ी है, तो क्या ये माना जाए कि जनता ने उन आरोपों को किनारे किया है और आपके आरोपों को जो षड्यंत्र बताया जाता है उस पर जनता ने 10 सालों के बाद नेता प्रतिपक्ष जरूर सदन को दे दिया है, लेकिन देश के पहला पसंद जितने भी जनता लोग हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को फिर से अपना आशीर्वाद दिया है। और फिर से आप लोग नेहरू जी का चर्चा करते थे कि तीसरी बार हम तो बिहार झारखंड की चर्चा कर रहे हैं ना, दोनों जगह आपकी सीटें घट गई ना। और जहां तक तानाशाह की बात करते हैं ना, हिटलरशाही की बात करते हैं ना, तो उस दिन आपका तानाशाही कहां गया था? सर्वसहमति से मोदी जी सदन के नेता बने, सरदार वल्लभ भाई पटेल को पूरा वोट मिला था और 0 वोट वाले आपके नेहरू जी जब प्रधानमंत्री बन गए अभी पर आ थे, जाते उस हैं दिन आपका कहां लोकतंत्र चला गया? राहुल जी, तानाशाही की बात करते हैं अभी आप की लोग। बात कर लेते हैं ना। आरोप लग रहे हैं लेकिन फिर भी उनकी सीटें बढ़ रही है बिहार झारखंड में। सर देखिए, पूरी तरीके से पीडीए का ये लोग लाके भ्रम फैला के जनता के बीच में कि 400 पार का नारा लगा रहा है भारतीय जनता पार्टी, ये संविधान बदल देंगे। सही बात तो है कि संविधान का को नहीं, मतलब तो तार-तार भ्रम किया तो ये लोगों भी ने। आप पर लगा रहे हैं ना कि आप भ्रष्टाचारी होने का आज भ्रम भी फैला सबसे रहे बड़ी पार्टी हैं, भारतीय लेकिन जनता आपका पार्टी है, भ्रम सर। जाल नहीं चला। नहीं, आज भी भारतीय जनता पार्टी के पास 240 है। आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार से, चलिए, बिहार देखिए जिनके झारखंड में नेतृत्व जल्द ही चुनाव होने वाले हैं और उन चुनावों में स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर कौन भ्रम जाल में जनता को फंसाना चाह रहा है और जो षड्यंत्र का आरोप लगा रहे हैं उन षड्यंत्रों में सच्चाई कितनी है और वाकई में अगर वो षड्यंत्र हैं तो आगे किस तरह की कार्रवाई होगी। जनता की सब पर नजर है और जनता अपना फैसला मतदान के दौरान सुनाएगी और जल्द ही बिहार और झारखंड में चुनाव होने वाले हैं। हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद राहुल देव जी, अरुण कुमार जी और अरुण वर्मा जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।